हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज हम बात करने वाले हैं सॉल्व्ड एमसीक्यू की। जो आपने टेस्ट दिया था, लगभग 50 सवाल। आप लोग काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहे हैं। स्कोर आपका 40, 44, 46, 48 इस प्रकार से आप स्कोर कर रहे हैं इस 50 प्रश्न में, जो कि बहुत अच्छी बात है। सवाल आएंगे तो सवाल आपको यहीं से मिलेंगे, ठीक है। घुमा फिरा के थोड़ा बहुत पूछेंगे वो, और जो नए सवाल होंगे वो सभी के लिए नवीन होंगे, तो उससे घबराने की और उसकी ज़रूरत नहीं है। आपका जो मेन बेस है उस पर टिके रहिए और सारी चीज़ें आगे सीखते रहिए। लगभग लगभग सारे सवाल आपको उन वीडियोस के माध्यम से मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे अ साइकोलॉजिकल करेंसी दैट परमिट्स डिविएशन फ्रॉम द ग्रुप इज कॉल्ड कन्फर्मिटी, ओबीडियंस, कंप्लायंस या फिर इडियोसिंक्रेसी क्रेडिट। मान के चलते हैं आपको नहीं माल बनता ये सवाल। समूह से विचलन की अनुमति देने वाली मनोवैज्ञानिक करेंसी को क्या कहा जाता है, ठीक है। ये आपका एक ग्रुप है, ठीक है। यहाँ से क्या कर दिया आप, डिविएट हो गए इस ग्रुप से। ये ग्रुप पूरा पढ़ रहा है साइकोलॉजी, और आप जाके क्या पढ़ने लगे, आप फिलॉसफी वहाँ पे जाके आप पढ़ने लगे, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, उस ऑप्शंस को देखते हैं। सबसे पहले देखिए अनुमोदन। अनुमोदन में क्या होता है, जो ग्रुप ये काम कर रहा है उसी के साथ आप वो चीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर सब साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आप भी क्या करेंगे, ग्रुप में कन्फर्मिटी होने के लिए पीयर प्रेशर के चक्कर में, दबाव के चक्कर में क्या करेंगे, आप वहाँ पे कन्फर्म कर जाएंगे उनके साथ में, ठीक है। तो कन्फर्मिटी तो इसका आंसर कहीं से नहीं होगा, ठीक है। फिर बात करते हैं, दूसरा है हमारे पास आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता में क्या होता है कि आपको कोई अथॉरिटी है, कोई अथॉरिटी फिगर है, वो क्या बोलते हैं, आपको ऑर्डर देते हैं कि आपको केवल साइकोलॉजी पढ़नी है या केवल फिलॉसफी पढ़नी है या फिर केवल कोई अन्य विषय पढ़ना है, ठीक है। तो वो बात भी यहाँ से हट जाती है। ओबीडियंस भी हट गया। कंप्लायंस तो आपको मालूम है, कई सारी तकनीकें हैं इसमें, डोर इन द फेस, फुट इन द डोर। कहीं भी आपने उन लेक्चर्स में इनका नाम नहीं सुना। इडियोसिंक्रेसी क्रेडिट ही इसका सही उत्तर है। विशिष्ट श्रेय जो है ये इसका सही उत्तर है। अगर आपने इसको मार्क किया है तो उसके पीछे कारण क्या है वो भी आपको समझ में आ गया, मतलब +2। अब चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। ये देखिए अगला सवाल, प्रश्न नंबर 2। अकॉर्डिंग टू सोशल इम्पैक्ट थ्योरी, SIT थ्योरी बताई थी आपको वहाँ पे, है ना, जहाँ पे आपको बताया था 1980 के लगभग, कौन आपके बिब लटाने ने ये कार्य किया था, ये थ्योरी निकाली थी। सवाल क्या पूछ रहे हैं, द इफेक्ट ऑफ मेजॉरिटी, ऐसे लोग जो ज़्यादा तादाद में हैं, ऑन माइनॉरिटी, ऐसे लोग जो छोटे तादाद में हैं, रेस्ट ऑन 3 ऑफ द फॉलोइंग। किसके ऊपर करता है ये करता है आपकी मेजॉरिटी की स्ट्रेंथ, जितने ज़्यादा लोग होंगे, इमीडिएसी एंड नंबर ऑफ पर्सन्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए सामाजिक प्रभाव का सिद्धांत सोशल इम्पैक्ट थ्योरी में बहुसंख्यकों की शक्ति, बहुसंख्यक लोग जो है वो कितने तादाद में हैं। जैसे रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ, ठीक है, रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ, उस वॉर के चक्कर में क्या हुआ, रशिया के जो लोग थे वो कैसे थे, वो बहुसंख्या में थे, ठीक है। इसलिए यूक्रेन वासियों को क्या करना पड़ा, वहाँ से भागना पड़ा, ठीक है। अल्पसंख्यकों की इच्छा कुछ भी हो, वो रशिया में नहीं रह सकते, उनको वहाँ से बाहर जाना ही पड़ा, वहाँ से बाहर भागना ही पड़ा। हालत इतनी बिगड़ गई कि रशिया के जो लोग थे वो भी छोड़ छोड़ के जाने लगे अपनी जान बचाने के लिए, ठीक है। तो अल्पसंख्यकों की इच्छा से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसका आप ध्यान रखें, ठीक है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं सोशल इम्पैक्ट थ्योरी के लिए कि आपका जो NTA में आप आंसर की चेक करते हैं या फिर किसी भी सेट एग्जाम में आप की देते हैं, ठीक है। तो अगर वहाँ पे 1-2 लोग, 5 लोग आंसर की चैलेंज कर रहे हैं तो उन पर कोई ध्यान नहीं देगा, ठीक है। अगर बाकी लोग क्लेम नहीं कर रहे हैं तो बहुसंख्यकों की शक्ति, तत्परता, इमीडिएसी, कितनी जल्दी है उस चीज़ की, और यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या भी निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है B इसका राइट आंसर होगा, A, C and D। अल्पसंख्यकों की इच्छा, माइनॉरिटी की विल कभी भी कार्य में नहीं देगी। माइनॉरिटी को कभी भी कोई नहीं पूछता है। अब चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू डिसीजन स्टेज मॉडल आपको कराया हुआ है DSM इस प्रकार से, यहाँ पे एक स्टेज, यहाँ पे एक स्टेज, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इस प्रकार से आपको बताया था ना वीडियो के अंदर, 3, 5, 4, 6। निर्णय स्तर मॉडल के अनुसार निर्णय लेने की प्रक्रिया के कितने स्तर हैं, कितने स्तर होते हैं आपके, 5 स्तर होते हैं, 5 स्तर होते हैं, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 4, इसमें कुछ लोगों ने गलत कर दिया है, उसको देखते हैं। उस परिघटना को क्या कहते हैं जिसमें दर्शक मान लेते हैं कि आपातकाल में कुछ भी गलत नहीं है, चूंकि कोई भी चिंतित दिखाई नहीं पड़ रहा है। द फिनोमेना वेयर बायस्टैंडर्स अज्यूम दैट नथिंग इज रॉन्ग इन एन इमरजेंसी एज नो वन लुक्स कंसर्न इज कॉल्ड डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लूरिस्टिक इग्नोरेंस, प्रो सोशल बिहेवियर या फिर बायस्टैंडर इफेक्ट। उत्तरदायित्व विसरण, बहुलवादी उपेक्षा, प्रो सोशल बिहेवियर,
सार्वजनिक व्यवहार और आपका दर्शक प्रभाव। आपने लेक्चर में ये चीज़ देखी, ये चीज़ देखी, ये चीज़ देखी, ये तीनों चीज़ें देखी, लेकिन ये नहीं था। इसका मतलब क्या होता है कि उत्तर क्या होगा आपका? उत्तर होगा आपका बहुलवादी उपेक्षा, यानी कि प्लूरिस्टिक इग्नोरेंस। ठीक है, इग्नोरेंस मतलब क्या है? उपेक्षा की जा रही है वहाँ पे। यहाँ पे देखिए, नो वन लुक्स कंसर्न्ड, चूँकि कोई भी चिंतित नहीं है, तो क्या कर रहे हैं वहाँ पे वो लोग वहाँ पे उपेक्षा कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए इस चीज़ को, अगर आपने ये पिक्चर देखी है तो बहुत अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी पिक्चर है। पिक्चर का नाम क्या है? द बर्निंग ट्रेन। इस ट्रेन के अंदर क्या होता है, ये लोग कहीं टूर पे जाते रहते हैं और ट्रेन के अंदर क्या होता है, अचानक से क्या लग जाती है, वहाँ पे आग लग जाती है, वहाँ पे अचानक से फायर आ जाती है। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में लोगों को धीरे धीरे जब मालूम पड़ता है, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे वो लोग, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, हमारे पास तीन चीज़ें जो हैं वो क्या है, वो है आपकी डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि आपका उत्तरदायित्व का विसरण या फिर विसरण। दूसरा क्या है हमारे पास? दूसरा है हमारे पास बाई स्टैंडर इफेक्ट। और तीसरा क्या है हमारे पास? तीसरा हमारे पास है प्रो सोशल बिहेवियर। ये आपको तीनों चीज़ें ऑलरेडी मालूम है। ठीक है, प्रो सोशल बिहेवियर क्या होता है? जब आपको कोई बुलाता नहीं है फिर भी जाके आप क्या करते हैं, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये क्या शो कर रहे हैं, यहाँ पे प्रो सोशल बिहेवियर कर रहे हैं। इस मतलब से कि ठीक है, बाद में जब ठीक हो जाएंगी सारी चीज़ें तो ये जो है ये इनके प्रति आकर्षण इनका उत्पन्न हो जाए, मतलब आप किसी चीज़ से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, तब इस प्रकार से आप कर सकते हैं प्रो सोशल बिहेवियर। ठीक है, किसी ने बोला नहीं है लेकिन फिर भी आप जाके मदद करते हैं वहाँ पे। ठीक है, वो आता है किसके अंदर? आपके प्रो सोशल बिहेवियर के अंदर। डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि जब आपने क्या कर दिया, आपने वहाँ पे उत्तरदायित्व लेने से ही मना कर दिया। ठीक है, आपने उस आग में जाके लोगों की जान बचाने से ही क्या कर दिया, आपने वहाँ पे मना कर दिया कि नहीं आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी, तो आपने क्या कर दिया वहाँ पे डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका जो उत्तरदायित्व था, अगर मान लीजिए उस ट्रेन में जो टीसी होता या फिर जो ड्राइवर होता, उनका उत्तरदायित्व था कि बाकी के यात्रियों की क्या करना, वहाँ पे रक्षा करना, लेकिन क्या किया वहाँ पे उन्होंने डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी शो कर दी, अपना जो उत्तरदायित्व था उससे वो अलग हो गए। उसके बाद आखिरी चीज़ जो बचती है वो क्या है, वो है हमारे पास यहाँ पे बाय स्टैंडर इफेक्ट। ठीक है, बाय स्टैंडर इफेक्ट में क्या होता कि इतने सारे लोग, जो एक कोच था, कोच के अंदर 10 लोग थे। ठीक है, 10 लोग ना मतलब 100 लोग थे उसके अंदर। ठीक है, तो 10 लोग जो थे वो क्या कर सकते थे, मदद कर सकते थे। ठीक है, लेकिन इनकी इच्छा थी 10 लोगों की मदद करेंगे, लेकिन बाकी के जो 80-90 लोग थे उनमें से क्या कोई भी मदद नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे दूसरे जो लोग थे वहाँ पे वो प्रेजेंट थे। ठीक है, तो उनकी उपस्थिति के कारण ही क्या हमको देखने मिला वहाँ पे बाय स्टैंडर इफेक्ट। और इसके बाद जो चौथी चीज़ हमारे पास है वो क्या है, वो है हमारे पास प्लूरिस्टिक इग्नोरेंस। इसका मतलब वहाँ पे आग लगी है फिर भी किसी को कोई चिंता नहीं है। ठीक है, फिर से वो 10 लोग और यहाँ पे वो 100 लोग, 80 लोग। ठीक है, 80-90 लोग जो थे, अब क्या हो रहा है वहाँ पे कोई भी वहाँ पे चिंतित दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ये 10 लोगों को भी क्या लगता है कि हाँ वहाँ पे ठीक है, कोई भी इमरजेंसी वाली बात नहीं है। ठीक है, इस वजह से क्या शो करते हैं, वो बहुल उपेक्षा वहाँ पे शो करते हैं। ठीक है, 5 लोग ने क्या किया, उसको अवॉइड किया, उनको किसी प्रकार की भी चिंता नहीं हुई कि ठीक है कोई इमरजेंसी नहीं है इतनी बड़ी, तो बाकी के लोग भी क्या करते हैं वहाँ पे वो अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं प्लूरिस्टिक इग्नोरेंस, यानी कि बहुल उपेक्षा। चलिए निकलिए उस ट्रेन से बाहर और आ जाइए यहाँ पे, ये है आपका ऑप्शन नंबर 2 प्लूरिस्टिक इग्नोरेंस। उत्तरदायित्व विसरण, आपने क्या कर दिया, आपने उत्तरदायित्व को ही भुला दिया, डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी शो कर दी वहाँ पे। फिर आपका बाय स्टैंडर इफेक्ट, इतने सारे लोग तो खड़े हैं, बाकी के लोग जो है जान बचा लेंगे दूसरे यात्रियों की। प्रो सोशल बिहेवियर, पहले से ही जाके कूद पड़े आप कि ठीक है हम बचा लेते हैं उनको। ठीक है, किसी इच्छा से कि बाद में शायद आपका वो भला करेंगे, इस वजह से। एंड जो हमारा आंसर है वो क्या है, वो है हमारा प्लूरिस्टिक इग्नोरेंस, यानी कि बहुलवादी उपेक्षा। दर्शक लोगों ने क्या मान लिया कि आपातकाल में, इमरजेंसी में कुछ भी गलत नहीं है, चूँकि कोई भी चिंतित दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर होता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन बायसेस इन एट्रीब्यूशन प्रोसेस, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, एक्टर ऑब्जर्वर इफेक्ट एंड सेल्फ सर्विंग बायस। ठीक है, ए बी डी जो है इसका ये राइट आंसर होगा। यहाँ पे सिचुएशनल इन्फ्लुएंस से यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं होता है। ठीक है, मौलिक आरोपण त्रुटि इसका उत्तर है। उसके बाद आपका अभिनेता प्रेक्षणकर्ता प्रभाव, आप जो देख रहे हैं और जो ऑब्जर्व कर रहा है वो जो देख रहा है उसका प्रभाव, पारिस्थितिकी के प्रभाव से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मुख्य पूर्वाग्रह बायसेस आपके ये
3 ही हैं, इनको कवर किया था लेक्चर के अंदर। स्वसहायक पूर्वाग्रह, सेल्फ सर्विंग बाइस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 ABD। अगर नहीं बन रहा है, कंफ्यूज है, तो जाके एक बार फिर से लेक्चर देखिए अच्छे से, वहाँ से आपको चीज़ें सारी करेक्ट हो जाएंगी। ये देखिए अगला सवाल, कॉग्निटिव डिसोनेंस के ऊपर, थ्योरी एक्सप्लेन्स दैट एटीट्यूड चेंज अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ। इसको अभी हमने सॉल्व किया 2023 के जो सॉल्व पेपर था उसके अंदर भी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, अपनी अभिवृत्ति से टकराव वाले व्यवहार करते समय लोग क्या करते हैं, अप्रिय उत्तेजन अनुभव को घटाने के लिए, ठीक है। ये है आपका क्या, संज्ञानात्मक असंवादिता सिद्धांत, यानी कि कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी किसने दिया हमको दिया है फेस्टिंगर ने 1957 के अंदर, ठीक है। तो आप वहाँ से 2023 वाले वीडियो से भी उसको देख सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 7। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे देखिए फिर से, थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना है इन सवालों को। टुडे एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड टू वर्क इन टीम्स एज इट इज़ बिलीव दैट परफॉर्मेंस विल बी बेटर इन टीम्स, दिस इज बिकॉज इन अ टीम। आज कर्मचारियों को टीम में कार्य करने की अपेक्षा की जाती है क्योंकि यह माना जाता है कि टीम में निष्पादन बेहतर होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि क्या होता है वहाँ पे, सोशल फैसिलिटेशन अकर्स, सामाजिक सुगमीकरण वहाँ पे होता है, ठीक है। सोशल लोफिंग नहीं हो सकती। सोशल लोफिंग कैसे होगी, हमको सब साथ में काम करा रहे हैं, तो सोशल लोफिंग तो ऑब्वियसली हट गया यहाँ से। मोटिवेशन लॉस इज लो, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मोटिवेशन का लॉस होना क्या होगा, वहाँ पे कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है मोटिवेशन लॉस इज लो, ये भी सही बात नहीं है, ठीक है। पीपल आर मोर अटेंटिव, ये भी नहीं है। केवल लोग अटेंटिव हैं इस वजह से परफॉर्मेंस सुधरेगा, ऐसी बात नहीं है। केवल क्यों सुधरेगा, आपका सामाजिक सुगमीकरण होता है उस केस के अंदर, ठीक है। क्या होता है वहाँ पे, सोशल फैसिलिटेशन वहाँ पे होता है, मोटिवेशन से वहाँ पे कोई मतलब नहीं है। मोटिवेशन लॉस इज़ लो, अगर 10 व्यक्ति है उनका मोटिवेशन लॉस ग्रुप में भी उतना ही होगा जितना अकेले होगा, ठीक है। तो लॉस इज़ लो ये अलग बात है। सोशल फैसिलिटेशन अकर्स, ये बिल्कुल सही बात है, यही होगा, ठीक है। ओके, अब चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल सोशल एक्सचेंज थ्योरी के बारे में थिबाउट एंड कैली ने दी थी 1959 के अंदर। इसके लिए आपको क्या निमोनिक बताया था, आपको बताया था एस सबसे पहले, फिर बी और फिर आई, बीच में क्या लगाना है, SBI कस्टमर केयर, SBCI, ये आपको निमोनिक बताया था। सैम्पलिंग, बार्गेनिंग, कमिटमेंट एंड देन फिर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगी आपकी, सबसे पहले आएगा आपका प्रतिदर्शन, फिर आएगी आपकी सौदेकारिता, फिर क्या आएगा आपका नेक्स्ट प्रतिबद्धता, कमिटमेंट, और फिर आपका संस्थागतीकरण, SBCI। ये इसका राइट ऑर्डर है, इसको ऐसे ही याद रखें, SBCI। जब भी पूछे आपसे थिबाउट एंड कैली के बारे में, ऑलरेडी पहले भी ये सवाल किया हुआ है। अब हम मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोटिवेटर्स फॉर हेल्पिंग अदर्स। एटीट्यूड्स, एम्पैथी, पर्सनल डिस्ट्रेस, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, ठीक है। यहाँ पे देखिए समानुभूति आपको होगी, व्यक्तित्व व्यथा आपको होगी, और मानक एवं मूल्य आपको होंगे। BCD इसका राइट आंसर है, ठीक है। ऐसे सवालों में ज़्यादा समय व्यर्थ करना नहीं है क्योंकि ये सब सवाल एक बार आते हैं उसके बाद दिखाई नहीं पड़ते हैं, ठीक है। दूसरों की सहायता हेतु निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रेरक हैं, ठीक है। आपकी वो सहायता करेंगे, आपको एम्पैथी है, आपको पर्सनल डिस्ट्रेस है, ठीक है, और मानक एवं मूल्य के लिए आप करेंगे। मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। ये जो आप देख रहे हैं शोधकर्ताओं का एक दल कारावासों में, ये कौन से एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है उसके बारे में भी हम देखते हैं। दिस स्टडी शोज दैट वी बिहेव अकॉर्डिंग टू अवर, यह अध्ययन प्रदर्शित करता है कि हम अपने खालिस्तान के अनुरूप व्यवहार करते हैं। बैकग्राउंड, एटीट्यूड, बिलीफ, हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं, हमारे रोल्स के अकॉर्डिंग करते हैं, जो हमारी भूमिका है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। एक जो परीक्षा दे रहा है, ठीक है, जो परीक्षा दे रहा है, और एक जो है वो डॉक्टर बन चुका है, ठीक है। तो इसका जो रोल है एक स्टूडेंट का है, उसके अकॉर्डिंग बिहेव करेंगे, और ये जो है ये डॉक्टर है, तो ये डॉक्टर के अकॉर्डिंगली ये बिहेव करेंगे, ठीक है। एक प्रत्येक का रोल होता है। जैसे ही वो इस ड्रेस में आ जाते हैं इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, ठीक है, तो जो साधारण व्यक्ति था ए, वो भी क्या बन जाता है, वो जेलर बन जाता है, जेलर की तरह ही व्यवहार करने लगता है, और जो एक कैदी था वो कैदी की तरह ही व्यवहार करने लगता है। कैदी लोग क्या होते हैं, यहाँ पे डरने लगते हैं, सिकुड़ने लगते हैं, और जेलर जो है ठाट बाट में आते हैं और सीना चौड़ा करके वो बात करने लगते हैं, ठीक है। तो ये स्टडी ने हमको क्या बताया कि हम कैसे बिहेव करेंगे, हमारा किसके अनुरूप व्यवहार करेंगे, हमारी जो भी भूमिका होगी उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, व्यवहार करेंगे। अगला सवाल, दिस एक्सपेरिमेंट इज़ नोन एज, ये आपको मालूम है कौन सा एक्सपेरिमेंट है, ये है आपका स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। जिम्बार्डो जी ने किया था ये, अभी आएगा सवाल आगे।
द एक्सपेरिमेंट को क्या किया गया था, इस एक्सपेरिमेंट के बाद ही क्या हुआ था, रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट एंड रिकॉग्निशन ऑफ एथिकल गाइडलाइंस, अध्ययन की परिणति नैतिक दिशा निर्देशों के विकास और स्वीकृति में हुई। ठीक है, ये इसका सही उत्तर है। वॉज हाईली अप्रिशिएटेड, ये तो कर ही नहीं सकते हैं। क्रिटिसाइज हुआ था, ठीक है, और रिजल्टेड इन द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ गार्ड्स, नहीं गार्ड्स तो ठीक है, जेलर भी तो बोल सकते थे यहाँ पे, लेकिन इनमें ज़्यादा क्या हुआ आपका, इसी एक्सपेरिमेंट के बाद क्या निकाल के लेके आए उन्होंने, एथिकल गाइडलाइंस, किस प्रकार से रिसर्च, किस प्रकार से एक्सपेरिमेंट वगैरह होने चाहिए, यहाँ पे वो बात करते हैं। फिर अगला है प्रश्न नंबर 13, वॉट वेंट रॉन्ग विद द एक्सपेरिमेंट बिकॉज ऑफ विच इट वॉज टर्मिनेटेड ऑन द 6th डे। 6वें दिन क्या हुआ वहाँ पे, द प्रिजनर्स फेल्ट अपसेट एंड ह्यूमिलेटेड। ठीक है, कैदियों ने विचलित और अपमानित अनुभव किया। कुछ लोग तो वहाँ से 5वें दिन जो है एक्सपेरिमेंट छोड़ के भी चले गए थे। एक्सपेरिमेंट बोरिंग नहीं था, बहुत ही मज़ेदार एक्सपेरिमेंट था, लेकिन काफ़ी दुख हुआ उसमें। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन आस्क्ड द रिसर्चर्स टू स्टॉप द स्टडी, ये भी सही बात है, लेकिन बाद में हुआ। पहले क्या हुआ यहाँ पे, टर्मिनेट करने के लिए प्रिजनर्स जो थे उनको बिल्कुल बहुत अपसेट हो रहे थे, विचलित हो रहे थे, और फिर जो रिसर्चर था उसका भी दिल पिघल गया और उनको ये देखा नहीं गया। द प्रिजनर्स एंड गार्ड्स बिकम फ्रेंड्स, नहीं ऐसा नहीं हुआ। नेम द साइकोलॉजिस्ट हु लेड द रिसर्च, किसने किया, जिम्बार्डो ने किया था। ठीक है, मिलग्राम नहीं, जिम्बार्डो ने इसका उत्तर किया था। ठीक है, इसका उत्तर जिम्बार्डो होगा। अगला सवाल, डिफिजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व का विसरण इज अ हाइपोथेसाइज्ड कॉज ऑफ, किस किस का होगा, प्रो सोशल बिहेवियर और बायस्टैंडर इफेक्ट, ऑप्शन नंबर 1। या तो आप क्या करेंगे, आप प्रो सोशल बिहेवियर दिखाएंगे आप वहाँ पे। ठीक है, कोई पूछ भी नहीं रहा है, आपकी मदद चाहिए भी नहीं है, लेकिन फिर भी जाके आप क्या कर रहे हैं, प्रसामाजिक व्यवहार आप वहाँ पे दिखा रहे हैं। किसी को ज़रूरत नहीं है आपकी, लेकिन फिर भी जाके क्या कर रहे हैं आप वहाँ पे, मदद कर रहे हैं। ठीक है, तो ये किसके अंदर काउंट होगा आपका, प्रसामाजिक प्रो सोशल व्यवहार। और अगर वो नहीं करेंगे तो क्या करेंगे बाद में, दर्शक मात्र प्रभाव, बायस्टैंडर इफेक्ट। अब असलियत में आपकी ज़रूरत भी है, आपकी मदद चाहिए भी है, लेकिन फिर भी क्या नहीं कर रहे हैं आप, वहाँ पे आप मदद नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मदद बिल्कुल नहीं कर रहे हैं आप। लोग बोल रहे हैं कि देखिए आग लगी हुई है ट्रेन के अंदर, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं बाकी के लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे, तो आपने भी क्या शो कर दिया वहाँ पे, दर्शक मात्र प्रभाव वहाँ पे शो कर दिया। ऑप्शन क्या है राइट यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1, केवल बी और सी। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर, और यहाँ पे देखिए बड़ा ही आसान था सवाल यहाँ पे, यथार्थपरक संघर्ष, सापेक्ष वंचन, ये आपकी रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। ठीक है, तो यथार्थपरक रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट कब होता है, जब हमको क्या होता है, दुर्लभ संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा की परिणति अंतः समूह तनाव में होती है। ठीक है, ए के साथ 2 जाएगा आपका, बी के साथ जाएगा आपका 4, यह भावना कि आपको आपके हक से कम मिल रहा है, सापेक्ष वंचन। सामाजिक अस्मिता, अस्मिता की रचना सामाजिक तुलना, श्रेणीकरण, कैटेगराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन से होती है। और सामाजिक तुलना आपकी किसी एक की दूसरे से इस रूप में तुलना जिससे आत्मगौरव में वृद्धि हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे सही होता है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग पर्सपेक्टिव्स ऑफ प्रो सोशल बिहेवियर इज करेक्ट। ठीक है, केवल आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो भी आपको ये उत्तर बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित समाजोन्मुख व्यवहार के निर्णयात्मक परिप्रेक्ष्यों का कौन सा क्रम सही है। काउंट करिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, प्रत्येक ऑप्शन में कितने हैं, आपको 5 दिए हुए हैं। इसका मतलब आपका जो डिसीजन स्टेज मॉडल का ऊपर हमने उत्तर खोजा था, उसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे संपूर्ण सही पूर्ण होता है। डिसीजन स्टेज मॉडल के अंदर, निर्णय स्तर मॉडल के अंदर कितने चरण हैं आपके, टोटल 5 चरण हैं। सबसे पहले देखिए, प्रत्यक्षित आवश्यकता, व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेना, लागत और लाभ का अनुमान लगाना। ठीक है, तो अब बताइए वहाँ पे कि समाजोन्मुख व्यवहार के लिए, ठीक है, कौन सा व्यवहार है आपका, समाजोन्मुख व्यवहार के लिए प्रो सोशल बिहेवियर। ठीक है, मतलब ज़रूरत नहीं है फिर भी आप जा रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, सवाल थोड़ा सा अजीब सेट है ये। ठीक है, लेकिन देखते हैं यहाँ पे क्या होगा इसका उत्तर। आपको बिहेवियर मदद करने कब जाएंगे आप, सबसे पहले क्या करेंगे आप, प्रत्यक्षित आवश्यकता की ज़रूरत है भी कि नहीं। ठीक है, अगर वहाँ पे कुछ एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ पे कुछ हादसा हुआ है, वहाँ पे आपकी ज़रूरत है, तो ही आप जाके वहाँ पे कुछ कर पाएंगे ना। ठीक है, कि ऐसे नहीं घर बैठे बैठे अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी ले ली आपने, घर बैठे बैठे ही आप लागत और लाभ का अनुमान लगाने लगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे कि प्रत्यक्षित आवश्यकता, ठीक है, वहाँ पे मदद की ज़रूरत भी है या नहीं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा आपका, व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेना। ठीक है,
फिर क्या करेंगे आप, अपनी जिम्मेदारी ले ली कि ठीक है अब हमको पर्सन ए को ही क्या करनी पड़ेगी, मदद करेगी। फिर जो पर्सन ए है वो क्या करेगा, लागत और लाभ का अनुमान लगाएगा। फिर उसके बाद कैसे मदद की जाए इसका फैसला करना, और फिर अंत में मदद की गई। ठीक है, तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट होता है। आपने ऐसा नहीं कि आवश्यकता देखी आपने कि वहाँ पे किसी का एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, एक्सीडेंट हुआ है और आप क्या करने लगे, लागत और लाभ का आप अनुमान लगाने लगे, ठीक है, बिना मतलब के। पहले क्या करेंगे, आप उसकी जिम्मेदारी लेंगे। आप यहाँ रास्ते से जा रहे हैं, आपने देखा एक्सीडेंट हुआ है, तो क्या करेंगे आप, गाड़ी उतार के देखा आपने, फिर बोलेंगे अच्छा मुझे ही मदद करनी पड़ेगी। उसके बाद आप सोचेंगे कि हाँ मुझे एग्जाम के लिए लेट हो रहा है या फिर मैं इसकी मदद कर दूँ। ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पे राइट होता है। अगला सवाल काफ़ी आसान सा सवाल है, ओबीडियंस के बारे में पूछ रहे हैं, आपका आंसर है मिलीग्राम। ठीक है, ओके। अब चलते हैं अगला सवाल, सोशल लोफिंग इज डिफाइंड एज। सोशल लोफिंग को परिभाषित किया गया है, द टेंडेंसी बाय ग्रुप मेंबर्स टू स्लैक ऑफ एंड रिड्यूस देयर एफर्ट ऑन एडिटिव टास्क विच ब्रिंग्स ग्रुप्स आउटपुट टू फॉल शॉर्ट ऑफ इट्स पोटेंशियल। मान लीजिए यहाँ पे योगज कार्यों में समूह के सदस्यों के धीमे पड़ जाने अथवा प्रयास कम करने की प्रवृत्ति, जिससे अपने समूह के कार्य करने में समूह अपर्याप्त रह जाता है। मान लीजिए क्या करना है, यहाँ पे आपके समूह में 5 लोग हैं, 5 लोग को 500 पेज क्या करने हैं, यहाँ पे टाइप करने हैं। ठीक है, 5 लोगों को कितने करने हैं, 500 पेज टाइप करने हैं। अब आपने क्या शो कर दिया वहाँ पे, आपने सोशल लोफिंग। ठीक है, सोशल लोफिंग वहाँ पे शो कर दिया आपने। ठीक है, और अब क्या हुआ, अब आप जो है मतलब 5 लोगों को 500 पेज छापने हैं, टाइप करने हैं, मतलब प्रत्येक को कितना करना होगा, 100 पेज करने होंगे। आपने क्या कर दिया वहाँ पे, प्रत्येक आपने कितने पेज किए, केवल आपने वहाँ पे केवल 35 पेज किए। ठीक है, अब ग्रुप की स्पीड, टाइम सब कुछ बढ़ जाएगा, है ना। अब उनको जो ये कार्य करने में 1 घंटा लग रहा था, अब उसी कार्य को करने में उनको 1.5 घंटा या 2 घंटा लग रहा है उनको। ठीक है, तो योगज कार्यों में समूह के सदस्यों के धीमे पड़ जाने, यहाँ पे जो पर्सन था ये धीमा पड़ गया, अथवा प्रयास कम करने, 100 करने थे लेकिन 35 ही किया, की प्रवृत्ति, जिससे अपने साथियों या समूह करने में समूह अपर्याप्त रह जाता है। ठीक है, ग्रुप्स आउटपुट टू फॉल शॉर्ट ऑफ इट्स पोटेंशियल, 1 घंटे में 500 पेज टाइप करते थे लेकिन अब वो कितने में हो रहे हैं, आपके 2 घंटे में हो रहे हैं। इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है आपका सोशल लोफिंग। आया था सवाल आपका 2023 के अंदर भी। यहाँ पे अगला सवाल आप सभी ने सही मैच किया, साइको एनालिसिस क्या है आपकी, अनकॉन्शियस बिहेवियरिज्म आपका, एसआर रिलेशन, स्ट्रक्चरलिज्म और ट्रांसपर्सनल किसकी बात करते हैं वो आपको मालूम है। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। यहाँ पे देखिए बोल रहे हैं, हु प्रूव्ड दिस ऑब्जर्वेशन दैट साइकिलिस्ट सीम टू राइड फास्टर व्हेन दे रेस्ड अगेंस्ट अदर साइकिलिस्ट देन रे अलोन। किसने बताया था, ये बताया था लेक्चर के अंदर, पहले ही लेक्चर में आपको बताया है, वो नॉर्मन ट्रिपलेट ने ये कार्य किया था। ठीक है, यह परीक्षण किसने सिद्ध किया कि साइकिल चालक जब साइकिल ज़्यादा तेज चलाते प्रतीत होते हैं जबकि दूसरे साइकिल चालकों से होड़ करते हैं, बजाय जब वे अकेले साइकिल चलाते हैं। आप खुद ही सोचिए, कभी आप जो है मतलब आप अकेले साइकिल चला रहे हैं तो आपकी स्पीड देखिए, और वही आप 10 सहेलियों 10 दोस्तों के साथ आप चला रहे हैं तो अपनी स्पीड देखिएगा आप। ठीक है, या आप कोई भी जब कार्य करते हैं अकेले कर रहे हैं और वही चीज़ जब आप 5 लोगों के साथ में करेंगे तो आपकी जो एफिशिएंसी है वो क्या होती है, वहाँ पे बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर 4 नॉर्मन ट्रिपलेट। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं, पूर्वग्रह का संज्ञानात्मक उपागम किस सिद्धांत से संबंधित है कि किसी व्यक्ति की आत्मसंकल्पना आंशिक रूप से अंतर समूह की सदस्यता से निकलती है। दैट एन इंडिविजुअल्स सेल्फ कंसेप्ट डिराइव्स पार्टली फ्रॉम मेंबरशिप इन एन इन ग्रुप की बात करते हैं। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है आपकी, ये निकलती है आपकी सामाजिक अस्मिता सिद्धांत से, सोशल आइडेंटिटी थ्योरी से ये निकलती है। ठीक है, बलिछाक सिद्धांत भी नहीं है, स्केपगोट थ्योरी भी नहीं है। स्केपगोट में तो क्या बनाते हैं, वहाँ पे बलि का बकरा बना के कार्य किया जाता है। रियलिस्टिक ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में क्या होता है, यथार्थवादी समूह द्वंद्व सिद्धांत में क्या होता है, अभी हमने देखा कि ऐसे किसी चीज़ के लिए क्या करते हैं, वहाँ पे लड़ाई होती है। ठीक है, जो बहुत कम है, पानी वगैरह कम है, उसके लिए लड़ाई होती है, उससे क्या कहा जाता है आपका रियलिस्टिक ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। यहाँ पे सही उत्तर क्या है आपका, सामाजिक अस्मिता सिद्धांत। अब चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। प्रश्न नंबर 23 जो है आपका, ये देखिए, द डोर इन द फेस टेक्निक इज बेस्ड ऑन विच टेक्टिक्स ऑफ कंप्लायंस। डोर इन द फेस अनुपालन के किस तकनीकी पर आधारित है, ये आधारित है आपकी टेक्टिक्स बेस्ड ऑन रेसिप्रोसिटी। याद करिए वो एग्जाम्पल ट्रेन वाला जो बताया था, आपने सीट मांगी, सीट नहीं मिली, मतलब आपने सोने को मांगा, सोने नहीं मिला, फिर आपने क्या बोला, ठीक है आंटी जी हमको बिठा ही लीजिए। किसके बेस्ड है ये बेस्ड है आपकी
पारस्परिकता पर आधारित युक्ति, टैक्टिक्स बेस्ड ऑन रेसिप्रोसिटी, टैक्टिक्स बेस्ड ऑन कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी, ये कौन सा होता है? ये होता है आपका फुट इन द डोर वाला। ठीक है, एक बार हाँ बोल दिया, ठीक है, आप हमारी सीट पे बैठ जाइए। नहीं, आप पेपर पढ़ लीजिए और उसके बाद क्या करिए, वहाँ पे सीट पे बैठ जाइए। ठीक है, ओके। अब देखते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे प्रश्न नंबर 24, अच्छा सवाल है ये। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? द इन्हेंसमेंट ऑफ डोमिनेंट रिस्पॉन्सेज इज स्ट्रॉन्गेस्ट व्हेन पीपल थिंक दे आर बीइंग इवेल्युएटेड, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द थ्योरी। जब लोगों को लगता है कि उनके व्यवहार का मूल्यांकन किया जा रहा है तो प्रधान अनुक्रिया में वृद्धि प्रबलतर होती है। इस सिद्धांत के घटकों का सही अनुक्रम क्या है? आप सभी ने इसको सही मार्क किया। सबसे पहले क्या चाहिए आपको? वहाँ पे दूसरों की उपस्थिति चाहिए। जैसे ही आप यहाँ पे हैं, दूसरे लोग यहाँ पे आपको देख रहे हैं, उपस्थित हुए, तो क्या होगा वहाँ पे आपका वर्धित उत्तेजन, देन आपका नेक्स्ट हुआ। उसके बाद क्या होगा? आपका मूल्यांकन का भय लगेगा आपको, लोग हमको देख रहे हैं, क्या बोलेंगे, हंसेंगे, रोएंगे, है ना, वो होगा। उसके बाद क्या होगा? आपका सुज्ञानार्जित, और फिर आपका सामाजिक सुक्रीकरण। अंत में देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, सामाजिक सुक्रीकरण हो रहा है, जिसे हमने क्या कहा था, जिसे हमने कहा था सोशल फैसिलिटेशन। ग्रुप के अंदर जब आप यहाँ पे हैं, ठीक है, आपको टीम में क्यों रखा जाता है? ताकि क्या हो? आपका सामाजिक सुक्रीकरण हो, सोशल फैसिलिटेशन हो आपका। ठीक है, तो उसी आधार पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, CDABE। ठीक है, यहाँ पे देखिए इंग्लिश मीडियम वाले, यहाँ पे देखिए प्रेजेंस ऑफ अदर, दूसरों की उपस्थिति चाहिए आपको। उससे क्या होगा? इंक्रीज अराउजल, दूसरे उपस्थित होंगे आप और हाई हो जाएंगे। फिर क्या होगा? वहाँ पे आपका इवेल्यूएशन एप्रीहेंशन होगा। ठीक है, आपको लगेगा कि आपको इवेल्यूएशन किया जाएगा आपका। उसके बाद वेल लर्नड, आपने जो चीज़ें हैं वो अच्छी होंगी, और वहाँ पे क्या मिलेगा आपको? सोशल फैसिलिटेशन वहाँ पे होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनल रोड ब्लॉक्स टू इफेक्टिव लिसनिंग इज एग्जाम्प्लीफाइड बाय द स्टेटमेंट वी हैव नेवर डन इट दैट वे बिफोर। सवाल क्या पूछ रहा है उसको देखिए, उत्तर बन जाएगा आपको। यहाँ पे देखिए, हमने इसे इस विधि से पहले कभी नहीं किया, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं किया। जवाब कहते हैं इस कथन में प्रभावशाली स्तवन में निम्नलिखित में से कौन से आंतरिक बाधा के उदाहरण है? ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे प्रश्न उन्होंने हिंदी में डिफिकल्ट बना दिया है। ना ही यहाँ कोई परिवेश प्रभाव है, ना ही कोई रूढ़ प्रारूप है। ये क्या है? सिंपली आपका परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध। ठीक है, आप क्या नहीं चाहते? आप बदलाव नहीं चाहते। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर होता है। रेजिस्टेंस टू चेंज, आप बदलाव नहीं चाहते हैं। ठीक है, हैलो इफेक्ट भी नहीं है ये। ठीक है, परिवेश का प्रभाव भी नहीं है कि एक बार हुआ वही होगा। स्टीरियोटाइपिंग भी नहीं है, क्योंकि आप क्या बोल रहे हैं? वी हैव नेवर डन इट दैट वे बिफोर। ठीक है, ये क्या है? सिंपली आपका रेजिस्टेंस टू चेंज है। आप जो है बदलना नहीं चाहते स्वयं को, आप बदलाव नहीं चाहते। हियरिंग ओनली नॉट फीलिंग, ये कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होता है। रेजिस्टेंस टू चेंज, आप बदलना ही नहीं चाहते, ये कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे देखिए, ये ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है वैसे, बट फिर से देख लीजिए एक बार। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। आज्ञा पालन का आनुवंशिक दाय, डैश डज नॉट एक्सप्लेन अवर ओबेइंग अनजस्ट कमांड्स ऑफ अथॉरिटी। सत्ता के अन्यायपूर्ण आदेशों का हमारे द्वारा अनुपालन को निम्नलिखित व्याख्यायित नहीं करता है। ठीक है, हम जेनेटिकली हमको ये बताया नहीं जाता कि हमको क्या करनी है, वहाँ पे आज्ञा पालन करनी है। ठीक है, कोई इन्फ्लुएंस की बात नहीं यहाँ पे, नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस भी नहीं, इन्फॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस भी नहीं। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर है। ये है आपका रॉबर्ट्स के एक्सपेरिमेंट। क्या बताता है हमको? बताता है सुपर ऑर्डिनेट गोल, है ना, उच्च स्तर के लक्ष्य। द रॉबर्ट्स केव एक्सपेरिमेंट बाय शेरिफ शोड द वैल्यू ऑफ सुपर ऑर्डिनेट गोल्स। उच्च स्तर के लक्ष्य के बारे में वो बात करते हैं। ठीक है, उच्च स्तर के लक्ष्य की वहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे क्या करना है हमको? पूर्वाग्रह घटाना है हमको। कैसे? सुपर ऑर्डिनेट गोल्स देके, मतलब ए ग्रुप और बी ग्रुप जो है मिल के काम करेंगे ऐसे गोल के लिए, तब जाके क्या होगा? वहाँ पे प्रेजुडिस जो है वो रिड्यूस होगा। अब देखते हैं अगला सवाल। ग्रुप थिंक ये बताया हुआ था, ग्रुप थिंक में अकर्स व्हेन, ग्रुप थिंक कब होगा? मेंबर फील दे कैन नॉट फेल, member do not express opinions that differ from own group members stereotype their enemy as weak, stupid और unreasonable। ठीक है, ACD ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे मोटिवेशन से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। सदस्य अनुभव करते हैं कि वे विफल नहीं हो सकते हैं। सदस्य अपने समूह सदस्यों से भिन्न राय नहीं व्यक्त कर पाते हैं समूह चिंतन के दौरान, ग्रुप थिंक के दौरान। ठीक है, सब सदस्य अपने शत्रु के बारे में
कमज़ोर, बुद्धिहीन अथवा अनुपयुक्त होने की रूढ़ी बना लेते हैं। ठीक है, किसके बारे में? अपने शत्रु के बारे में। ACD जो है इसका राइट आंसर होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल है 29 आपका रिपीटेड 21 का सवाल। यहाँ पे थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन की ये बात करता है। सोशल इम्पैक्ट में हमने क्या देखा अभी? 3 चीज़ें होती हैं, मेजॉरिटी वाली होती है, ठीक है, तार्किक क्रिया का सिद्धांत है ये, है ना। इक्विटी थ्योरी की बात नहीं होती, वहाँ तो समानता की बात करते हैं, जितना हम करेंगे उतना ही हमको मिलना चाहिए, और ना ही ये संगत अनुमान का सिद्धांत है। ठीक है, तो हमारा जो बिहेवियर है किसका है? रिजल्ट आपके हमारी जो बिहेवियरल इंटेंशंस हैं, है ना, व्यवहारिक अभिप्रायों का क्या है? प्रत्यक्ष परिणाम है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा, थ्योरी ऑफ रीजन्ड एक्शन। यहाँ पे देखिए अगला सवाल क्या पूछ रहे हैं, सामाजिक संप्रत्यय क्या है और लैंगिक रूढ़ि विवरण क्या है, व्याख्या क्या है। विवर्धन संभावना प्रतिमान, लाइक्लीहुड मॉडल, ठीक है, क्या करता है? प्रसुएशन के केंद्रिक एवं परिधीय मार्ग। फिर है आपके पास ग्लास क्लिफ, ये क्या है? आपकी लैंगिक रूढ़िता। ठीक है, फिर आपका सिज्म विच्छेदवाद क्या होता है? ये आपका किसी समूह के महत्वपूर्ण पहलू में सैद्धांतिक परिवर्तन, विच्छेद कर गए वहाँ से आप। और फिर आपका वास्तविक द्वंद्व का सिद्धांत। देखिए कितनी बार हो रहा है आपको, 3-4 बार रिपीट हो गया। अब तो आपको रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में कभी भी गलत नहीं करना है। ये क्या है? ये है आपकी पूर्व धारणा के स्रोत के रूप में अंतर समूह स्पर्धा। ग्रुप में ही क्या होगा? वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। अगेन देखिए सवाल 2023 का आपके एज पर टकमैन ग्रुप डेवलपमेंट क्या होता है? सबसे पहले आपका फॉर्मिंग होगी, ठीक है, फिर होगी आपकी स्टॉर्मिंग, ग्रुप को बताएंगे आप, फिर क्या होगी उसकी नॉर्मिंग, ग्रुप के मानक सेट किए जाएंगे, फिर क्या करेगा ग्रुप परफॉर्म करेगा, और फिर क्या करेंगे उस ग्रुप को हम एडजर्न कर देंगे। ये भी बताया था आपको, ऑर्डर याद कर लीजिए, प्रश्न आएगा और प्रश्न आपके सामने यहीं पर है। ठीक है, DBAC ही सही उत्तर है इसका, है ना। सबसे पहले क्या होगा, आपको मान लीजिए कोई डांस प्रोग्राम करना है, ठीक है, क्या करेंगे आप? एक ग्रुप बनाएंगे, एक फॉर्म करेंगे, ठीक है। ग्रुप कैसे डेवलप होता है ये पूछ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? उनको स्टॉर्मिंग करेंगे आप उनकी, ठीक है। फिर क्या करेंगे? ग्रुप के मानक सेट करेंगे, टाइम पे आना है, टाइम पे जाना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है। फिर ग्रुप क्या करेगा? एनुअल फंक्शन में परफॉर्म करेगा, और उसके बाद क्या कर देंगे? उसको हम एडजर्न कर देंगे। अब एनुअल फंक्शन खत्म हो गया, अब उस ग्रुप का काम ही नहीं है कुछ भी, ठीक है। क्या कर देंगे? उसको फिर हम स्थगित कर देंगे। DBAC ही इसका सही उत्तर होगा। अब यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक। ये है आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग, विचार मंथन, ठीक है। ग्रुप जो है आपका डिसीजन लेगा, एक सामूहिक रूप में निर्णय करने की तकनीक है। कौन सी है? आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग। रिस्की शिफ्ट तो बाद में होगी, रैंडम शिफ्ट भी बाद में होगा, मेन क्या है आपका? ब्रेन स्टॉर्मिंग है, यहाँ पे विचार मंथन है। अब चलते हैं 32वें मिनट के बाद 33वें मिनट। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं देखिए, द फर्स्ट, काफ़ी सिंपल सवाल है, आप ज़्यादा सोचेंगे तो कन्फ्यूज़ होंगे, गलत करेंगे, आराम से सोचिए। द फर्स्ट रिस्पॉन्स दैट पीपल टिपिकली एक्सप्रेस व्हेन फ्रस्ट्रेटेड इज़ टू ट्राई अगेन, गेट एंग्री, गिव अप, या फिर बी क्रिएटिव। मान लीजिए आप कोई भी एग्जाम्पल लीजिए, आराम से बस बैठ के सोचिए, इसका उत्तर आपको वही एग्जाम्पल दे देगा। द फर्स्ट रिस्पॉन्स, जब लोग सामान्यतः हताशा व्यक्त करते हैं तो उनकी प्रथम प्रतिक्रिया होती है। किसकी बात कर रहे हैं? प्रथम प्रतिक्रिया की। आप यहाँ बैठे हैं, ठीक है, और आपका नेट का रिजल्ट आ गया, आप हो गए उसमें क्या? आप हो गए उसमें फेल। अब बताइए इन चारों में से आप क्या करेंगे? सबसे पहले क्या होगा ये बताइए। मिल गया उत्तर आपको, ठीक है। पुनर्प्रयास, क्रुद्ध होना, त्याग देना, सृजनात्मक होना। अब मान के चलिए आप यहाँ बैठे हैं, सुबह आपने 5 बजे की ट्रेन पकड़नी है, ठीक है, सुबह 5 बजे की ट्रेन पकड़नी है आपने, आप चले गए और 5:01 पे आप स्टेशन पहुँचते हैं। इन चारों में से क्या करेंगे आप? सबसे पहले 5:01 पे आप अपने सामने से देख रहे हैं ट्रेन जा रही है, क्या होगा? बनी बात है, सबसे पहले क्या होंगे आप? गेट एंग्री। सबसे पहले क्या होंगे आप? क्रुद्ध होंगे आप। इन चारों में से सबसे पहले क्या होगा? आपको गुस्सा आएगा। गिव अप तो आप करेंगे नहीं, कभी करना भी नहीं चाहिए। ट्राई अगेन करेंगे, ठीक है, थोड़ी देर बाद ट्राई करेंगे ना, तुरंत तो नहीं कि नई ट्रेन पकड़ के चले जाएंगे आप, या तुरंत ही तो आप नेट का एग्जामिनेशन नहीं हो जाएगा। पहले तो क्या आएगा? अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, गेट एंग्री। चाहे आप नेट में फेल हो, चाहे कुछ भी काम हो, जैसे ही फ्रस्ट्रेशन आएगा, जैसे ही हताशा व्यक्त होगी, प्रथम प्रतिक्रिया क्या होगी? हमेशा गेट एंग्री की रहेगी, ठीक है। आप किसी पार्टी में गए हैं, ठीक है, और किसी पार्टी में आपने क्या किया? किसी ने आपके जो सुंदर सी ड्रेस है आपकी 5,000 रुपये की, उस पर क्या कर दिया? उसने छोटी सी कॉफ़ी गिरा दी, ठीक है। अब बताइए क्या होगा? क्या करेंगे आप वहाँ पे? क्रिएटिविटी तो दूर दूर तक नहीं है वहाँ पे, हताशा हो रही। सबसे पहले क्या होगा आपको? गेट एंग्री, ठीक है, क्रुद्ध होंगे सबसे पहले आप,
ना, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पे मिलग्राम की स्टडी का सवाल है आपके पास, फिर से पूछ लिया गया है, हर बार पूछते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द रिजल्ट ऑफ मिलग्राम स्टडी। मिलग्राम अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है? ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अनेक व्यक्ति किसी प्राधिकारी की आज्ञा तब भी पालन करेंगे जब उससे किसी निर्दोष व्यक्ति को क्या हो, नुकसान पहुंचता हो। मैनी पीपल विल ओबे एन अथॉरिटी फिगर इवन इफ इनोसेंट पीपल गेट हर्ट। अगर किसी को नुकसान भी पहुंचता है तो भी क्या होगा, अथॉरिटी की हमको बात माननी होगी। जैसे वहाँ पे देखिए कोरोना के दौरान क्या हुआ, कोई सच में किसी को तकलीफ थी, बाहर जा रहे थे रोटी खाने के लिए, चाय पीने के लिए, किसी कारणवश से जा रहे थे, लेकिन अथॉरिटी ने क्या बोला, आपको लोग दिखे उनको क्या करिए, वहाँ पे डंडे मारना स्टार्ट करिए, है ना। क्या किया लोगों ने, ओबीडियंस किया। वहाँ पे मिलग्राम जी को नमस्ते करते हुए सबने क्या किया, वहाँ पे ओबीडियंस का पालन किया। ठीक है, बाकी आप सारे ऑप्शन देखिए क्या बोल रहे हैं। इन द रियल वर्ल्ड मोस्ट पीपल विल रिफ्यूज टू फॉलो ऑर्डर्स टू इन्फ्लिक्ट हार्म ऑन स्ट्रेंजर। वास्तविक परिस्थिति में अधिकतर लोग किसी अपरिचित व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के आदेश का पालन कर देंगे। कैसे कर देंगे, वहाँ बोला डंडे बरसाना है तो कोरोना में डंडे बरसाए गए। ठीक है, मोस्ट पीपल आर विलिंग टू गिव ऑब्वियसली रॉन्ग आंसर्स व्हेन ऑर्डर्ड टू डू सो। ये कैसा ऑप्शन हुआ? ठीक है, और ये है आपका मोस्ट पीपल स्टिक टू देयर ओन जजमेंट इवन व्हेन ग्रुप मेंबर्स अनएनिमसली डिसएग्री। नहीं, ये भी कोई बात नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अब देखिए प्रश्न नंबर 35, अब बड़े ही आराम से बन जाएगा आपको। सबसे पहले, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग पर्सपेक्टिव ऑफ प्रो सोशल बिहेवियर टू हेल्प अ पर्सन इन डिस्ट्रेस। क्या करेंगे बताइए, सबसे पहले क्या करेंगे आप यहाँ पे, सबसे पहले आप देखेंगे कि ज़रूरत है भी या नहीं है। ठीक है, ऐसे ही नहीं कूद पड़ना है, ज़रूरत देखना भी है। प्रत्यक्षीकृत आवश्यकता, ठीक है, आपको वहाँ देखना है कि आवश्यकता है भी कि नहीं, ट्रेन में सही में आग लगी हुई है कि नहीं। ऐसे ही जाके आप किसी को बचाने लगेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, आपको देखना है पहले ज़रूरत है भी कि नहीं। हमेशा ध्यान रखिएगा प्रो सोशल बिहेवियर के पहले सबसे पहले ये देखना है आग लगी भी है कि नहीं लगी है, कि खाली ऐसे ही धुआं उठ रहा है। ठीक है, ये देखना है आपको सही में आवश्यकता है कि नहीं, सही में एक्सीडेंट हुआ है या नहीं। ठीक है, और फिर आपका उत्तर कभी गलत नहीं होगा। प्रत्यक्षीकृत आवश्यकता, ऑप्शन नंबर सी, हम पहुँच चुके हैं सही उत्तर तक। अभी ऊपर करके आए हम ना प्रत्यक्षीकृत आवश्यकता, उसके बाद क्या होगा, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व लेना। ठीक है, लागत और लाभ का मूल्यांकन करना और फिर यह निर्णय करना कि सहायता कैसे की जाए। सबसे पहले ये सर क्या किए होंगे, अपनी सीट S2 में 72 नंबर पे बैठे होंगे, उनको दिखा होगा कि आवश्यकता है। सबसे पहले क्या किया, ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्षीकृत आवश्यकता। उनको समझ में आया कि ज़रूरत है, मदद लगेगी। उसके बाद क्या किया, उन्होंने देखा, उन्होंने फिर क्या किया, नंबर ए, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। ठीक है, मिस्टर इन्होंने क्या किया, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व लिया कि नहीं अब मुझे ही मदद करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर क्या किया उन्होंने, ऑप्शन नंबर सी में लागत और लाभ का मूल्यांकन। उन्होंने देखा कि नहीं उनकी छोटी बच्ची उनके साथ बैठी हुई है, क्या उसको नुकसान होगा या ये मैडम जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उस हिसाब से फिर फैसला किया और इनकी फिर जान बचाई। ठीक है, और फिर क्या किया गया, अंत में मदद की गई और ये जो है हंसते खेलते हुए बाहर आ गए। तो आज के बाद जीवन में जब भी आपको ये सवाल मिलेगा, आपको याद क्या आएगा, आपको याद आएगा द बर्निंग ट्रेन। उस S2 का 72 नंबर आपको याद आएगा। फिर ठीक है, प्रत्यक्षीकृत आवश्यकता, फिर व्यक्तिगत उत्तरदायित्व लेना, फिर लागत और लाभ का मूल्यांकन करना, मेरी छोटी बच्ची मेरे साथ में है उसका क्या होगा, या फिर जो मैडम को बचाना है उनका क्या होगा, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, यह निर्णय करना कि सहायता कैसे की जाए, और उसके बाद क्या होगा, मदद की गई, हेल्प गिवन। ठीक है, ओके, थैंक यू। इसी बात पे एक लाइक बन जाता है। अब देखिए यहाँ से अगला सवाल, समाज मनोविज्ञान सोशल साइकोलॉजी फोकसेस ऑन डैश एंड डैश। किस पे फोकस करता है, ये फोकस करता है आपके लोगों पर और उनके विचारों पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, पीपल एंड थॉट्स। सोशल साइकोलॉजी फोकसेस ऑन पीपल एंड थॉट्स, इनमें से कुछ भी नहीं करेगा। अगला सवाल देखिए, वन रीजन दैट पीपल कंप्लाई विथ सोशल प्रेशर इज टू गेन अप्रूवल और अवॉइड रिजेक्शन, दिस इज कॉल्ड, एंड सो अंडरस्टैंडिंग रूल्स फॉर एक्सेप्टेड एंड एक्सपेक्टेड बिहेवियर आर कॉल्ड। सामाजिक दबाव को जो कुछ लोग स्वीकार कर लेते हैं उसका एक कारण है अनुमोदन प्राप्त करना, अप्रूवल लेना, या बहिष्कार को बचाना, रिजेक्शन को बचाना। यह कहलाता है क्या, और इसलिए स्वीकृत और प्रत्याशित व्यवहार को समझने के नियम कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं आपके मानक। क्या कहलाते हैं ये कहलाते हैं आपके नॉर्म, किस प्रकार से होना चाहिए, और ये कहलाता है आपका नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, अभी ऊपर देखा आपने ऑप्शन में, एक होता है आपका इन्फॉर्मेटिव वाला और दूसरा होता है आपका नॉर्मेटिव वाला। ठीक है, तो इन्फॉर्मेटिव में क्या होता है, आप क्या चाहते हैं, एक्यूरेट होना चाहते हैं,
वो आगे आएगा तो बताएंगे। एक्यूरेट और नॉर्मेटिव में क्या होता है, एक्सेप्ट होना चाहते हैं या फिर आप रिजेक्ट से बचना चाहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर है। अब देखते हैं अगला सवाल। ये तो बन गया सब लोगों से, कोई बड़ा डिफ़िकल्ट सवाल नहीं है। ऐश, शेरिफ, मिलीग्राम, फेस्टिंगर। मिलीग्राम आर के साथ क्या मैच करना है आपको, मिलीग्राम के साथ क्या मैच करना है आपको, ओबीडियंस। आर के साथ 1 मैच करते ही आप जो है उत्तर तक पहुंच जाएंगे। फेस्टिंगर ने क्या बताया आपको बताया कॉग्निटिव डिसोनेंस के बारे में, एस के साथ 3। शेरिफ ने क्या बताया आपको, नॉर्म फॉर्मेशन। और आश ने क्या बताया, सोलोमन आश आपको बताया अनुरूपता के बारे में, यानी कि कन्फर्मिटी के बारे में। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे सही होता है। अब हम मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। प्रश्न नंबर 39। ऐसे सवाल अब आते नहीं हैं बट फिर भी ठीक है। कितने % लोगों ने माना वहाँ पे कन्फर्म, 35%। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल यहाँ पे प्रश्न नंबर 40। आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फाइंड आउट द वन विच इज़ रॉन्ग अकॉर्डिंग टू सोशल साइकोलॉजिकल रिसर्च। उसके अकॉर्डिंग क्या गलत है ये पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, सिचुएशनल फोर्सेस हैव ट्रेमेंडस पावर टू शेप ह्यूमन बिहेवियर रेदर देन पर्सनैलिटी और कैरेक्टर। सही बात है। बोथ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स रिस्पॉन्ड मोर क्विकली व्हेन इन द प्रेजेंस ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ देयर स्पीशीज। ठीक है, क्या आपको लगता है ऐसा होगा, कोई जानवर इस प्रकार से करेगा? क्या हम जानवरों पे सोशल साइकोलॉजी का अध्ययन कर सकते हैं? फिर ऑप्शन नंबर सी, अ बायस्टैंडर इन एन इमरजेंसी सिचुएशन इज लाइकली टू इंटरवीन और हेल्प इन अ ग्रुप देन इफ अलोन। सही बात है। द अनइनहिबिटेड एग्रेसिव बिहेवियर समटाइम्स शोन बाय मॉब्स एंड क्राउड्स मे बी द रिजल्ट ऑफ डी इंडिविजुएशन। सही बात है। केवल आपको जो प्रश्न को आराम से पढ़ना है कभी कभी, और कभी कभी जो है आपका उत्तर कभी कभी नहीं हमेशा ही सही होता जाएगा। बस आप उसको क्या करिए, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक एक बार आराम से शांत चित्त होकर उसको पढ़िए। मानव और पशु दोनों अपनी प्रजाति के अन्य सदस्यों की मौजूदगी में अधिक तेजी से प्रतिक्रिया करते हैं। चलिए, मानवों में तो मान लिया, लेकिन पशुओं में कैसे हो सकता है ये? ठीक है, निम्नलिखित कथनों में ऐसे कथन का पता लगाइए जो सामाजिक मनोवैज्ञानिक शोध के अनुसार गलत हो। उनके अनुसार ये जो है ये गलत है, बाकी सारे जो हैं वो सही हैं। अब मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। ये पूछ रहे हैं फिर से रिपीटेड सवाल एक बार फिर से। द वेल नोन स्टडी ऑन ओबीडियंस, आज्ञाकारिता, आज्ञा पालन के ऊपर किसने किया? स्टैनली मिलग्राम ने किया। अगले सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अ मोटिवेशन टू डिफाई द कन्फर्मिटी इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट वंस सेंस ऑफ फ्रीडम एंड सेल्फ एफिकेसी इज कॉल्ड। स्वतंत्रता तथा स्वसक्षमता की भावना को सुरक्षित रखने के लिए अनुरूपता का विरोध करने की अभिप्रेरणा क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपकी रिएक्टेंस। ठीक है, जितना आपको जो प्रतिघात कहलाता है, प्रतिघात, जितना आपको मना करेंगे उतना ही क्या करेंगे आप और चीज़ें करेंगे। आपको बोलेंगे हम कि कुछ मत करिए तो आप कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। आपको बोलेंगे पढ़ाई करिए, आप उतनी ही पढ़ाई नहीं करेंगे। छोटे बच्चों के साथ होता है ऐसा, जितना बोलते हैं कि उस फल को मत उठाइए या फिर उस चीज़ से मत खेलिए, उतना ही क्या करते हैं वो उस चीज़ के पास जाते हैं, उसकी तरफ आकर्षण पैदा करते हैं एंड वहाँ पे क्या शो करते हैं? रिएक्टेंस शो करते हैं। और क्यों करते हैं? स्वतंत्रता अपनी बचाने के लिए। आप मम्मी आप पापा होंगे, लेकिन आप कौन बोलेंगे हमको कि ऐसा करने के लिए? स्वसक्षमता जो है, सेल्फ एफिकेसी की भावना को सुरक्षित रखने के लिए करते हैं अनुरूपता का विरोध। ठीक है, वो कहलाता है कि आपका, वो कहलाता है आपका रिएक्टेंस। अब यहाँ पे देखिए एक और सवाल, इसको भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मिलग्राम, मिलग्राम जैसे ही देखा आज्ञाकारिता आपकी आ जाएगी। एस के साथ 2 ऑप्शन तक आप पहुँच गए हैं। ठीक है, एस के साथ 2। अब चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। प्रश्न नंबर 44। यहाँ पर देखिए रूट और ह्यूरिस्टिक दिए हुए हैं आपको। सेंट्रल रूट टू परसुएशन QRS। एटीट्यूड बिहेवियर डिस्क्रिपेंसी कहाँ मिलती है? हमको मिलती है कॉग्निटिव डिसोनेंस में देखने। ठीक है, सेंट्रल रूट टू परसुएशन क्या है? हमारा सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग है। पेरिफेरल रूट में क्या होगा? हम ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग करेंगे। और डिस्टिंक्ट रूट में क्या करेंगे हम? वहाँ पे आपका इलेबरेशन लाइक्लीहुड मॉडल या इलेबरेशन लाइक्लीहुड आपका प्रोसेसिंग। ठीक है, समझिए इसको यहाँ पे क्यों हो रहा है ऐसा। अभिवृत्ति व्यवहार विसंगतियाँ ये हमको मालूम है किस में होती है? संज्ञानात्मक विसंवादिता में होती है। एस के साथ आपका जाएगा 3। ठीक है, एंड देन देखिए अनुनय का परिधीय मार्ग। ठीक है, आप जब क्या करते हैं शॉर्टकट्स वगैरह लेते हैं। पेरिफेरल, आपको ये मतलब नहीं कि मोबाइल की कितना बैटरी चलेगा, कितना क्या है, आपको ये मतलब है कि ऑडियो स्पीकर से अच्छी आवाज़ आ रही है, कैमरा जो है अच्छा फ़ोटो खींच रहा है, ठीक है, और मेमोरी इसकी बहुत स्ट्रांग है। उसके बाद आपको कोई मतलब नहीं कौन सा प्रोसेसर है, कितनी बैटरी लाइफ है, क्या क्या चीज़ें हैं, उससे कोई मतलब नहीं। आप केवल शॉर्टकट चाह रहे हैं।
वो किसके अंदर आता है हमारा, वो आता है ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग के अंदर, जहाँ पे हम क्या चाहते हैं, वहाँ पे शॉर्टकट वगैरह फटाफट हम काम चाहते हैं। अनुनय का केंद्रीय मार्ग क्या होगा आपका, व्यवस्थित सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग, एक के बाद एक ऐसी प्रोसेसिंग होती जाएगी। और फिर यहाँ पे आपका क्या बचता है, अनुनय का विशिष्ट मार्ग जो है आपका विस्तृत संभाव्यता प्रक्रमण यानी कि इलेबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे देखिए, द वे इन विच अ चाइल्ड्स एफर्ट टू मास्टर अ न्यू और चैलेंजिंग टास्क इज सपोर्टेड इन अ फ्लेक्सिबल। जब भी टीचर पेरेंट जो बच्चों की मदद करेंगे, बताया हुआ है क्या कहते हैं इसे, पाड़ बांधना यानी कि स्कैफोल्डिंग इसे कहा जाता है। सोशल इन्फ्लुएंस नहीं है, रेफरेंसिंग नहीं है। रेफरेंसिंग कहाँ आई थी आपकी 2021 के सवाल में। अब देखते हैं अगला सवाल यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सिचुएशंस इन विच ईच पर्सन कैन इंक्रीज हिज हर इंडिविजुअल गेन्स बाय एक्टिंग इन अ सर्टेन वे, बट इफ ऑल पर्सन्स एक्ट द सेम वे द आउटकम्स एक्सपीरियंस बाय ऑल इज रिड्यूस्ड। ऐसी परिस्थितियाँ जिनमें प्रत्येक व्यक्ति एक विशेष ढंग से क्रिया करते हुए अपने व्यक्तिगत लाभों में वृद्धि कर सकता है, परंतु यदि सभी जो लोग हैं क्या करेंगे, उसी के समान व्यवहार करते हैं, तो प्रत्येक के द्वारा अनुभव किया गया परिणाम घट जाता है। ये किसका उदाहरण है, ये उदाहरण है आपके सोशल डिलेमा का, सामाजिक दुविधा का ये उदाहरण है। रेसिप्रोसिटी की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे कोई भी टेक्निक की बात नहीं हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं है यहाँ पे किसी प्रकार का। सोशल लोफिंग तो मतलब कब होती है, जब आप क्या करते हैं, वहाँ पे आउटपुट देना आप कम कर देते हैं अपना। एक ग्रुप में 10 लोग काम कर रहे हैं, आप 8वें व्यक्ति हैं, आपने क्या किया, वहाँ पे आप ईंटें उठाना, पत्थर उठाना क्या कर दिया आपने, वहाँ पे कम कर दिया। ठीक है, तो किसका उदाहरण है ये, आपके सोशल डिलेमा का उदाहरण है, उसके दौरान ऐसा होता है। अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर, प्रश्न नंबर 47। ये जो है आपका 3A's की बात कहाँ देखने मिलती है हमको, 3A's की बात देखने मिलती है हमको मोटिवेशन के अंदर, अभिप्रेरणा के अंदर हमको ये देखने मिलता है। किसने दिया था हमको ये भी सवाल था, वो आपको देंगे आगे, तब बताइएगा, और मालूम है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। फिर आपके सामने प्रश्न नंबर 48, फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। फिर यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट इन मिलग्राम्स एक्सपेरिमेंट हु गेव लार्ज शॉक रेशनलाइज्ड दैट दे वे आर नॉट पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शंस। उन्होंने कहा कि क्या तर्क दिया कि वे लोग अपनी क्रियाओं के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं थे। इससे अमानवीय क्रियाओं को करने की स्वेच्छा के संबंध में कई प्रश्न पैदा होते हैं। दिस रेजेस क्वेश्चंस टू अबाउट वंस विलिंगनेस टू कमिट इनह्यूमन एक्ट्स। इट वॉज अ रिजल्ट ऑफ, किसका उदाहरण था ये था आपका ओबीडियंस टू लेजिटिमेट अथॉरिटी। डॉक्टर जो था वहाँ पे, उसने बोला नहीं आपको करना ही होगा, आपने करने के पैसे लिए हुए हैं। वैध प्राधिकारी की अनुपालना, ठीक है, अनुपालन करना था उसको, वहाँ पे आज्ञाकारिता उसकी जो थी डॉक्टर की, उसको वहाँ पे मानना ही पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज तो काम नहीं चलेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट आंसर होता है। वहाँ पे तो कोई ग्रुप तो था ही नहीं, कन्फर्मेटिव ग्रुप प्रेशर, वहाँ पे ग्रुप तो कोई था ही नहीं, समूह दबाव की अनुरूपता का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं अंतिम सवाल की ओर। यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 50, ये वो क्या बोलता है, वो देखिए आ गया ना आपका, वहाँ पे जो ऊपर बताया था वो नीचे मिल गया आपको। सिंबलिक सोशल इन्फ्लुएंस, नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस, इन्फॉर्मेशनल सोशल इन्फ्लुएंस और आपका ओबीडियंस। अब देखिए चमत्कार कि अगर आप डी को नहीं भी देखते हैं तो भी आप उत्तर निकाल लेंगे। कैसे, यहाँ पे देखिए नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस, यहाँ क्या लिखा हुआ है, इन्फॉर्मेशनल सोशल इन्फ्लुएंस। अभी ऊपर बताया था आपको इन्फॉर्मेशन की जब बात होती है, यहाँ पे देखिए इन्फ्लुएंस की जब बात होती है आपकी इन्फॉर्मेशनल वाली, तो क्या होती है वहाँ पे हम क्या होना चाहते हैं, वहाँ पे हम सही स्थापित होना चाहते हैं, एक्यूरेट होना चाहते हैं, वहाँ पे करेक्ट होना चाहते हैं हम। करेक्ट कहाँ पे हो रहे हैं, सोशल इन्फ्लुएंस बेस्ड ऑन द डिज़ायर टू बी करेक्ट, हम सही होना चाहते हैं। तो सी के साथ क्या जाएगा आपका, सी के साथ जाएगा आपका सेकेंड। सी के साथ सेकेंड कहाँ जा रहा है, आंसर तक आप ऑलरेडी पहुँच गए हैं। इस प्रकार से अगर आप लेक्चर देखते रहेंगे, सीखते रहेंगे, तो आपको खैर ठीक है। ओबीडियंस जो है आपका क्या जाएगा, 1 जाएगा। अ फॉर्म ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस इन विच वन पर्सन ऑर्डर्स टू परफॉर्म सम एक्शन। ठीक है, यहाँ पे देखिए अनुसरण की बात हो रही है। अनुसरण क्या है आपका, सामाजिक प्रभाव का एक रूप जिसमें एक व्यक्ति कुछ कार्य निष्पादित करने का आदेश देता है। सूचनात्मक सामाजिक प्रभाव के अंतर्गत क्या आएगा, सही समझ जाने की इच्छा के आधार पर सामाजिक प्रभाव। मानकीय में आपका नॉर्मेटिव में क्या आएगा, नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस में क्या आएगा आपका, पसंद किए जाने की इच्छा के आधार पर सामाजिक प्रभाव। पसंद किए जाएंगे कब, आपको क्या करना है, एक्सेप्ट होना है और रिजेक्शन से बचना है, जो अभी ऊपर सीखा हमने उसी की बात हो रही है। और प्रतीकात्मक सोशल वाले जो आएगा आपका सामाजिक प्रभाव, सोशल इन्फ्लुएंस, दूसरों की मानसिक निरूपण अथवा उनके साथ हमारे संबंध के परिणाम का सामाजिक प्रभाव। ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे 4, 3, 2, 1 ये जो है इसका
राइट आंसर होता है। ठीक है, ओके। तो इसी के साथ 50 सवाल आपके मॉक टेस्ट के जो आपने दिए थे, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसी प्रकार से और अच्छा परफॉर्म करते रहिए और चीज़ें सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। 50 मिनट 50 सवाल। थैंक यू।